जय हिंद फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको बता दें, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपको वहां पे चीजें बता दें कि इसमें मैं क्या क्या चीजें कवर करता हूँ जो कि आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बता दें, सबसे पहले यहाँ पे कवर करी जाती है क्या, आपके एग्जामिनेशंस के जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, लगभग लगभग स्टेट पीसीएस के जो भी कोर क्वेश्चंस है वो चीजें तो कवर हो ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल्स में वो सारी चीजें मैं बैकग्राउंड डिटेल के साथ कवर कर देता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो यही चीजें हैं जो आपको मुझे शेयर करनी थी। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपको एक दिन में एक बार का जो भी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से आते हैं, जैसे कि कंकरेंट इश्यू जो जियोग्राफिकल चल रहे हैं, उसका लोकेशंस, डिटेलिंग, बैकग्राउंड, सब चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से। हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो 2014 में पूछे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो क्या क्वेश्चंस है जो 2014 में पूछा गया है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखी जाएगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, इवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले में दे रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिप, दूसरे में दे रहा है ग्लेशियल साइकिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर है, आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए। नेक्स्ट डे इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, रेड क्लिफ कमेटी से है, वो अपॉइंटेड किया गया था किस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस किया हुआ है। पहले में दे रहा है सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, दूसरे में गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, और तीसरे में दे रहा है डिलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चौथे में दिया हुआ इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। यहाँ पे कौन सा सही है वही आपको बताना है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपको अगला जो इंफॉर्मेशन आने वाला है आपके लिए पीआईबी, वो क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखी जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या किए हैं, तो शोक व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। किसके, तो आपको बता दें यहाँ पे मृत्यु हो गई है आपके एक भारत के महत्वपूर्ण और फेमस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे ये, जो जिनका नाम विकास सिन्हा है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस तो पूछ सकता है किस फील्ड से ये विकास सिन्हा रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष। याद रखिएगा सेंसस कितने वर्ष में कंडक्ट किया जाता है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा। तो ये फील्ड वॉक एग्रीकल्चर सेंसस को कैरी आउट किया गया था और 3 फेज में इसको किया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो एग्रीकल्चर सेंसस यहाँ पे चल रहा है वो कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद जो चीजें हुई थी, तो 21-22 वाला लॉन्च किया गया है 28 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये 11वां सीरीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 11 सीरीज ये हो जाएगी। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग आपको कई बार मैं बताया हूं, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था ये 15 से 17 जून 2023 को। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे 2 आउटकम्स निकल के आ रहे हैं कि वो क्या, तो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन 2023, यहाँ पे इसके अंतर्गत चीजें चलेंगी। और इंटरनेशनल मिलेट अदर एंशिएंट ग्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको महर्षि बोला गया है, याद रखिएगा महर्षि किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो एडिटोरियल है आपके मणिपुर को लेकर के पूरी की पूरी स्पीच पे, यहाँ पे जो आपके पार्लियामेंट में चीजें हुई हैं उसी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
पेटी बैटल्स, जो छोटे छोटे लड़ाई है उस पे क्यों हम लोग लड़ रहे हैं, जो कि बड़े मुद्दे हैं उस पे फोकस क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यही सारी डिटेलिंग है जो यहाँ पे आपको मैं बता दूं। अपोजिशन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अपोजिशन ये चीजें ऑब्जेक्टिव कर रहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस यहाँ पे लाया गया था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो गवर्नमेंट उस पे क्या बोले। यहाँ पे जो पीएम है देश के, वो क्या चीजें बोले। मणिपुर पे उन्होंने 1 से 2 मिनट बोला, लेकिन सारी की सारी चीजें क्यों, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रही थी, जबकि यहाँ पे क्या करना है, पीस प्रोसेस को लेकर के आना है। तो पीस और रिकंसिलिएशंस को लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें चली नहीं, जबकि डिबेट पार्लियामेंट में फ्रूटफुल होना चाहिए, तब जाकर के चीजें तो चलेंगी, लेकिन ऐसी चीजें यहाँ पर हो नहीं पाई। तो जो मोदी का स्पीच था, यहाँ पे बात ये किया जा रहा है, ये अपोजिशंस को टारगेट किए, और यहाँ पे अपोजिशंस की भी बातें बोली जा रही हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले नहीं कर पाया। तो एक फ्रूटफुल डिस्कशंस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ना कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को यहाँ पे खींचतान करे। इस प्रकार की चीजें होंगी तो किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु किस प्रकार से हम लोग बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सेंटर जो की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे मणिपुर में जो भी वायलेंसेस चल रहा है, इस पे एक्शंस लेती हुई, सही प्रकार से कदम उठाती हुई नजर नहीं आई। एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, उनके डिफेंस में भी कई सारी चीजें निकल के आई हैं, बीजेपी के द्वारा यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। दूसरी चीजें क्या बातें चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो जो ये चीजें नोट की जा रही है क्या, तो ये जो अमित शाह जी हैं, यहाँ पे रिफ्यूजी जो भी चीजें हैं यहाँ पे मणिपुर में, मणिपुर ऐसा बॉर्डर है जो म्यांमार से बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा, और म्यांमार से बहुत एंशिएंट टाइम में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, म्यांमार से लोग यहाँ पे आए हैं मणिपुर में, मिजोरम में, ये लोग एथनिक वायलेंसेस को इरप्ट आउट करते हुए नजर आए। तो मीती कुकई जो ग्रुप है, इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में हो रही है। तो आपको बता दें, यहाँ पे ये जो भी ग्रुप कुकी मितई कोई भी हो यहाँ पे, तो ये भारत आजाद होने से पहले ही यहाँ पर से हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे इस प्रकार की बैटल चल रही है अपोजिशंस पार्टी को लेकर के। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मणिपुर खून से रंगा हुआ है, खून से भीगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिंपली बात करी जा रही है तो अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो रिक्वायर है वो एक्शंस यहाँ पे लेती हुई नजर आ रही। स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे फेल हो गई कंप्लीट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शंस अगर लेनी चाहे तो 2 से 3 दिन में पीस प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी। ये चीजें याद रखिएगा। तो क्या डिबेट चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस पे, जो कि विजडम ही नहीं निकल के आया, कोई फ्रूटफुल चीजें निकल के ही नहीं आई। तो ये अल्टरनेटिव विजन चल रहा है, इसको किस प्रकार से 2024 के इलेक्शन से जोड़कर पार्टियां देख रही हैं, चाहे अपोजिशंस पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, दोनों पार्टी की यही लगभग हालें निकल के आई हैं। कांग्रेस लीडर लोकसभा अधीर रंजन, जो अपोजिशंस के लीडर है कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। किस प्रिविलेज के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अनरूली कंडक्ट, यानी कुछ यहाँ पे मिसबिहेव दिखाते हुए, सही कंडक्ट करते हुए नजर नहीं आए पार्लियामेंट में, उसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या ये सही चीजें हुई हैं, मेरा क्वेश्चंस यही आपसे है। दूसरी चीजें आपको बता दें, यहाँ पे जो डिसीजंस लिया गया है पार्लियामेंट प्रिंसिपल, यहाँ पे अपोजिशंस पार्टी को, जो पार्लियामेंट्री की प्रिंसिपल अपोजिशंस पार्टी है, उसको अगर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस प्रकार से ये चीजें चलेंगी पार्लियामेंट में, किस प्रकार से फ्रूटफुल डिबेट भी हो पाएगा क्या, यहाँ पे ये सारी चीजें बड़े क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या नए एडिटोरियल है। तो कार्टेल पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है। कार्टेल का क्या मतलब होता है, पॉलिटिक्स का हम सभी मतलब जानते ही हैं। तो कार्टेल का क्या मतलब होता है, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो आपको अलाउ करती हैं क्या, आपको छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेटिव नेचर में आपको ढकेलती हुई नजर आएंगी। ये सब पॉलिटिक्स कहाँ पे चल रही हैं, तो आपको बता दें इक्वाडोर पे ये सब चीजें चल रही हैं। सारी डिटेलिंग आपको दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अभी असैसिनेशन हो गया, इसका क्या मतलब होता है,
तो असैसिनेशंस का मतलब मार दिया गया। जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े हुए थे इक्वाडोर में, इसकी कैपिटल क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। तो 11 दिन बच गए थे वोटिंग के लिए, लेकिन ये टॉप पॉलिटिशियंस जो हैं यहाँ पे इनकी डेथ होती हुई नजर आई। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर के खड़े हुए थे। इनका क्या नाम है, तो आपको बता दें, इनका नाम जो है वो फर्नांडो वलीविनेंसियो। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, लॉ मेकर भी रह चुके हैं, और ये नारकोटिक पॉलिटिक्स को यहाँ पे रोकने के लिए इन्होंने अपनी कंपेनिंग किया था। तो ये इसी चीज को लेकर के इन्होंने कंपेनिंग किया था, किस प्रकार से ड्रग चल रहा है, किस प्रकार से ड्रग की ट्रैफिकिंग चल रही है, इसको रोका जाए, किस प्रकार से करप्शन हो रहा है, इसको रोका जाए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विलाविसेंसियो, नाम याद रखिएगा। तो इलेक्शन कैंपेन में ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उठे, और जो गैंग वायलेंस है ना वहां पे, उसको लेकर के उठे कि इन सब चीजों को हम खत्म करेंगे, यहाँ पे वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर सिक्योरिटी प्रिजन की बात करी जाए ये गैंग लीडर की, तो यहाँ पे प्रिजन से ही चीजें ऑपरेट हो रही हैं, जेल के अंदर से ही चीजें ऑपरेट हो रही हैं, उसको ये खत्म करने के लिए बातें बोल रहे हैं। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, तो यूएस यहाँ पे एंटी ड्रग कोऑपरेशंस यहाँ पे चल रहा है यूएस के द्वारा, और जी जो क्रैकिंग डाउन कोकीन का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इक्वाडोर से होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए जो भी साउदर्न अमेरिकन कंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं अब ड्रग और करप्शंस के चपेट में आते हुए नजर आए। तो ऑफिशियल्स यहाँ पे जो भी क्रिमिनल गैंग इस पीछे हैं, इसके मर्डर के पीछे, वो यहाँ पे उनको पुलिस अरेस्ट कर लिया गया है, और 6 कोलंबियन नेशनल यहाँ पे हैं जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग कार्टल को लेकर के चल रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करने की बातें चल रही है, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो ग्रुप है वो इक्वाडोर को आप देख सकते हैं, इन्हीं रीजन की बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो इलेक्शंस आने वाला है तो वेलेंसियानों की यहाँ पे असैसिनेशंस कर दी गई। अब यहाँ पे क्यों करी गई ये भी एक बड़ा क्वेश्चन, जबकि 11 दिन बस बचे थे, और इनका टारगेट क्या था। इनका टारगेट अगर बात करी जाए तो सीधे सीधे ये था कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, करप्शंस को हटाएंगे, और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो भी गैंग चल रहा है, जैसे कि प्रिजन से ही ऑपरेट हो रहा है ये ड्रग, तो उसको भी हम हटाने का प्रयास करेंगे। इनका टारगेट इस प्रकार से था। अब इनको मार दिया जाता है, 11 दिन पहले ही इनको डेथ कर दिया जाता है, इनका असैसिनेशंस कर दिया जाता है। तो इक्वाडोर में इस प्रकार की पीसफुल कंट्री मानी जाती थी, इतनी कि 18 मिलियन पीपुल यहाँ पे रहते हैं, और 17-18 के आसपास की अगर बात करी जाए आज के डेट की, अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका में, जो कि साउदर्न अमेरिका, तो यहाँ पे कोलंबिया, पेरू, ये दोनों जो है मेजर प्रोड्यूसर्स कोकीन के बन चुके हैं, और यहाँ पे पहले जैसी सिचुएशंस पीसफुल तरीके से रही नहीं। तो जो मर्डर है यहाँ पे 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए 4 गुना मर्डर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस ये रिपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। मैक्सिकन कार्टल और बाल्कन वन, जो कि अल्बानियन माफिया जाने जाते हैं, तो ये मैक्सिकन कंट्री है, आपके यूएस के नीचे पड़ता है मैक्सिको। इस चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो कैरेबियन सी से होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, यूएस को। यूएस जाती है, यूरोप जाती है, इन सब नेशंस में ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से कर रहा है, नेटवर्क बहुत अच्छा इन लोगों का बना हुआ है, और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, तो जिसके कारण ये चीजें फ्लरिश हो रहे हैं। अगर पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी ना, तो ये चीजें फ्लरिश नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण ये चीजें फ्लरिश हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, गुलिमेसो लासो, ये कंजर्वेटिव पार्टी से निकल के आते हैं। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, इनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन का, और ये लार्जली हेल्पलेस हैं कि इस प्रकार के कार्टल चल रहे हैं, पैरेलल सिस्टम में गवर्नमेंट के साथ साथ चल रहे हैं, इसी को पैरेलल सिस्टम बोली जा रही है। तो यहाँ पे इसको रोकने की जरूरत है। इक्वाडोर की पॉलिटिशियंस अगर बात करी जाए तो यहाँ पे किस प्रकार की चीजें लेकर चल रहे हैं कि स्टेट यहाँ पे फेलियर होता हुआ
नजर आ रहा है, क्रिमिनल गैंग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की चीजें जहां पे शांति हुई थी, कभी शांति माहौल हुआ करता था इक्वाडोर में, आज के डेट में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सब डिटेलिंग आपको दे दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स, इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखा गया है। ये किस प्रकार से इकोनॉमिक में रिफॉर्म लाने की जरूरत है वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखी जाएगी। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो रिलीज किया है 22-23 का जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है। तो बताइए फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, जो कि इस प्रकार की चीजें अगर चल रही हैं तो कैसे हम लोग ग्रोथ करेंगे, कैसे विश्व गुरु बनेंगे, यही यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रहा है। तो जो ग्लूमियर पिक्चर है, बहुत धुंधला पिक्चर है, स्लो पिक्चर दिखा रहा है, उसको हम कैसे कह दें कि जीडीपी हम लोगों की ग्रो करने वाली है। क्या हम लोग इसके इम्पैक्ट में आते हुए नजर आए? 3 चीजों पे सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के ही पार्टी से निकल के आए थे, अभी उनको यहाँ पे 2022 में ये जो चीजें हैं एमपी की, इससे सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, अभी वो ना एमपी हैं ना कुछ हैं, लेकिन पार्टी से तो जुड़े ही हैं। तो उन्हीं का कहना है यहाँ पे क्या, तो जो एनएसओ डाटा निकल के आया है 14-15 का, तो 14-15 का अगर डाटा देखा जाए तो ये रियलिटी है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वह 15-16 में यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। सीधे सीधे बोल रहे हैं, ये उन्हीं की बातें और जुबा में मैं बोल रहा हूँ। तो फोर्थ क्वार्टर में चीजें हैं जो कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले तो इस प्रकार की चीजें होती भी नहीं थी। और इन्होंने क्या बोला, ये सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही रिनाउंड अगर बात करी जाए पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिशियंस हैं, ये मल्टी पर्सनालिटी ह्यूमन बीइंग है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कई बार इससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3.5% ग्रोथ रेट इन जीडीपी। तो आपको बता दें 1 से लेके 4% तक जो ग्रोथ रेट होता है, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के 80s तक, 1980s तक, यहाँ पे जो 4% के आसपास का ग्रोथ हो गया, उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। याद रखिएगा ये टाइम पीरियड और किसके द्वारा ये कॉइन किया गया, आगे आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेल इसका मैं दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विकास विकास का रट लगाए हुए हैं, जिसको सो कॉल्ड विकास यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे 4% के आसपास। देखिए बांग्लादेश जैसी कंट्री अगर 8% प्लस में विकास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार का नियत अगर होगा, इस प्रकार का विल पावर होगा पॉलिटिकल, तो हम लोग भी आगे जा सकते हैं। बात करी जाए 50 से 77 तो सोशलिज्म पीरियड थी, यहाँ पे इस प्रकार का ग्रोथ हुआ था। लेकिन आज के डेट की अगर बात करें तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए बैकग्राउंड डिटेल मैं यहाँ पे दे दिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे जो चल रहा है वो कॉइन किया गया था किसके द्वारा, तो राज कृष्णा 1978 में ये चीजें लेकर के आए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसको कहा जाता है, तो जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ है इंडिया की इकोनॉमी, ये बहुत पहले की बात बोली जा रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब नहीं हुई थी 1991 में, तो 4% एवरेज ग्रोथ यहाँ पे 1950 से 80 के पीरियड की दर्शाती है। इसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन्होंने अपने देश की इकोनॉमी को 6 से 8% तक लेकर के आया। सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की, तो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट की बढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी है, ना बीजेपी को देखते हैं ना कांग्रेस को, जो सही है उसका बढ़ाई कर देते हैं। तो 15 साल की बातें यहाँ पे देखी जा रही हैं, जो कि 6 से 8% तक इन्हीं के पीरियड में चला। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते थे। मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, याद ही रखिएगा। इन्हीं के समय में यहाँ पे लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस 1991 में लाया गया। तो यहाँ पे कैपिटल और लेबर
को यहाँ पे किस प्रकार से पार्टिसिपेट करना है और स्टेट को किस प्रकार से इंसेंटिव बढ़ाना है, इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, तभी जाकर के फास्टर ग्रोथ निकल के आया। क्योंकि स्टेट के अगर फंड को हम ले लेंगे, सेंटर में मिला लेंगे, यूनियन में मिला लेंगे, तो स्टेट के पास फंडिंग भी रुक जाएगी। तो स्टेट अपने अपने पीपल को, अपने लोगों को कैसे कोई चीजें प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे वो चीजें बताई जा रही हैं इनडायरेक्ट रूप से। क्या यहाँ पे देखने योग्य चीजें हैं, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जो जीडीपी की डिक्लाइन हो रही है वो चिंताजनक है 2016 से ही, और 2016 से लगातार गिरती हुई नजर आई है। मोदी गवर्नमेंट इस पे फेल हो गई है, ऐसी बातें बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। बहुत ही तीव्र गति से स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के आने की जरूरत है। 14 से 23 में मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे फेल होती हुई नजर आई। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंसेंटिवाइज होनी चाहिए स्टेट को कि इंसेंटिव प्रोवाइड करी जा सके ताकि डेवलप वो चीजें हो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जो यहाँ पे अपनी चीजों को ये नहीं देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमको लेकर के आगे चलना है, तो उन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इस प्रकार की चीजें। क्या डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए तो पर्सनल इनकम टैक्स को एबोलिश करने की बात बोली जा रही है, यहाँ पे इसेंशियल्स हो गया है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को स्क्रैप करने की बातें बोली जा रही हैं, और इंसेंटिवाइज करने की बात करें जाए इन्वेस्टर और अर्नर, तो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करें, तब जाकर के अर्निंग बढ़ेगी, जीडीपी तब जाकर के बढ़ सकती है। अगर हम जीएसटी ही 28% का लेते रहें और जीडीपी में उनको ऐड करके दिखाते रहें कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, तो लोग तो यहाँ से गरीब हो रहे हैं ना। ये कहीं ना कहीं लोगों के पैसे ही तो जा रहे हैं जीएसटी में। तो हमें इस प्रकार की जीएसटी, और दूसरी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे कि भारत की जो जीएसटी है सबसे महंगी है वर्ल्ड में, ये भी चीजें याद रखिएगा आप। और भी कंट्री में जीएसटी है, फ्रांस में है, स्वीडन में, बहुत सारी कंट्री में है, लेकिन उनकी जीएसटी बहुत कम है। भारत में 28% की जीएसटी ली जाती है। क्या, क्यों ली जाती है इतनी हाई? क्योंकि अगर इतने हाई अपने सिटीजन से हम जीएसटी डिमांड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज ये निकल के आ रहा है कि भारत से लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल लिया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से। यहाँ पे जीएसटी लगाइए ये नहीं कहा जा रहा है, जीएसटी मत लगाइए, आपको अधिकार है लगाइए, लेकिन रीजनेबल जीएसटी लगनी चाहिए। तो रिसोर्स का भी इस्तेमाल करने की बात गवर्नमेंट को सलाह दिए है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करिए, डायरेक्ट इनकम टैक्स पे जो फोकस कर दिए हैं इस प्रकार से, वो भी बहुत ही ज्यादा इश्यू निकल के आ रहा है। लिबरल प्रिंटिंग करेंसी करिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे जितना मर्जी करे उतना प्रिंटिंग कर रहे हैं, इस पे भी यहाँ पे रेगुलेशंस होना चाहिए। और जो सर्कुलेटेड हो रहे हैं पेइंग वेजेस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क, इन सब चीज को लेकर के भी आप कार्य करते हुए नजर आइए। एनुअल इंटरेस्ट की बात बोली जा रही है यहाँ पे, क्या तो फिक्स टर्म सेविंग बैंक में होनी चाहिए। सोचिए पहले अगर बात करी जाए तो हम लोग 7 से 8% तक यहाँ पे चीजें हम लोगों को मिल जाती थी कांग्रेस के समय में। सेविंग बैंक में पैसा अगर डिपॉजिट किए हैं उस पे इंटरेस्ट रेट वही 9% के आसपास यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 9% तक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, ये जो कि आज के डेट में 3 से 4% के आसपास हो चुका है। तो ये गलत बात है। इस प्रकार से सेविंग अगर आम आदमी का जो है अकाउंट बैंक में वही आप हटा लीजिएगा, वही अगर इंटरेस्ट रेट आप कम कर दीजिएगा, तो आम आदमी के पास बचेगा क्या, यही चीजें पूछते हुए नजर आ रहा है। तो इंक्रीज करेगा अगर आप इस प्रकार से करिएगा, ये अगर कि 9% तक लेकर के आ जाएगा ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट, तो आप आम आदमी का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, जो मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वो खरीदेंगे, खरीद फरोख्त होगी तो जीडीपी ग्रोथ होती हुई, मार्केट बूम करेगा, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। मिडिल क्लास भी ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करी जा रही है, लोन्स स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज में इस प्रकार की चीजें चलेंगी तब जाकर होगा। ये नहीं कि आप बड़े बड़े बिग टाइकून को ही यहाँ पे लोन प्रोवाइड करें और वो देश को छोड़ करके भाग जाएं। तो फुजीटिव जो बड़े बड़े टाइकून हैं वो दूसरे देश में जाकर के भागे बैठे हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे चीजें आप लोन प्रोवाइड करेंगे मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज भारत में सबसे ज्यादा है उनकी संख्या। तो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर बात करी जाए बिग इंडस्ट्रीज की, तो यही रेगुलेट कर रहे हैं आज के डेट में। क्या पॉलिसी में चेंज लाने की जरूरत है? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजीज होगी तब जाकर के अचीव
हो पाएगा। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रिसोर्स का मोबिलाइजेशन किस प्रकार से, यानी रिसोर्स मान लीजिए माइनिंग अलॉटमेंट हो रही है, उसमें भी यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के सिस्टम चलेगी। मार्केट सिस्टम की बात करी जा रही है तो ये कंप्लीट ऐसा नहीं है कि हम इसको लेजेस फेयर कर दें, यानी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दें। यहाँ पे एक लिमिटेड इंटरवेंशन गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस प्रकार से ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, किस प्रकार से नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मार्केट सिस्टम को कैपिटलाइज करने की अगर जरूरत है तो सही प्रकार से ड्राइवर को भी लाने की जरूरत है जो इसको चलाता है। तो यहाँ पे लेबर और रिसोर्स और लॉ और जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब सही प्रकार से इंप्लीमेंट होंगी, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीडीपी का ग्रोथ निकल के आएगा। डीरेगुलेशंस करने की बात बोली जा रही है, लेकिन परंतु क्या यहाँ पे ये चीजें बोली जा रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें आप लिबरल कर दीजिए, फ्री कर दीजिए और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हट जाए, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको लिमिटेड यहाँ पे इंटरवेंशंस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीजें जो बोली जा रही हैं कि ऐसा नहीं कि आप रेगुलेशंस और लॉ इतने स्ट्रांग कर दें कि डी रेगुलेशंस का यहाँ पे चीजें ही खत्म हो जाए, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट बोली जा रही हैं। क्या चीजें बोली जा रही है नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेइंग फील्ड तैयार करिए, एक ऐसा स्टेज तैयार करिए, एक ऐसा ग्राउंड तैयार करिए जिसमें कॉम्पिटिशन्स बरकरार रहे, तभी जाकर के ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी आएगी और फिलेंथ्रॉफी जो कि ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं उनको भी बढ़ोतरी मिलेगी। कारपोरेट गवर्नेंस को भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कारपोरेट को ही केवल यहाँ पे बेनिफिट मिले, क्योंकि हमारे देश में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज हैं, उस पर कौन फोकस करेगा, तो यही गवर्नमेंट फोकस करेगी और कौन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको घटाना चाहिए, तब जाकर के डेमोक्रेटिक यहाँ पे हार्मोनियस सोसाइटी हो पाएगी। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ न्यूज और फैक्ट्स। इकोवास एक ब्लॉक है आपके नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, तो ये रिस्टोर करेगा क्या, तो नाइजीर कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है अफ्रीका में, कि जो भी डेडलाइन दी गई थी कि यहाँ पे मोहम्मद बजूम को यहाँ पे आप रीस्टोर करिए नाइजीर में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे लागू करिए, लेकिन वहाँ के मिलिट्री ग्रुप यहीं पे रिबेल करती हुई नजर आ रही है। इकोवास की बैकग्राउंड डिटेलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इसका पूरा फुल फॉर्म है। यह एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये इंस्टीट्यूशंस है, एक प्रकार का ये जो बॉडी है ना वो क्या काम करता है, तो इसमें 15 कंट्री हैं, इसमें से कुछ निकल भी जा चुके हैं, मतलब निकले नहीं है, सस्पेंड कर दिया गया है उनको रिसेंटली। तो ये वेस्ट अफ्रीका में है और कलेक्टिव कंट्रीज यहाँ पे कंप्राइज करती है। इतना बड़ा एरिया, लगभग इतना विशाल कि आपको बता दें जो सहारा का रीजन है आपके अफ्रीका में, उसका लगभग 30-40% ये कवर कर ले रहा है। तो गोल ऑफ इकोवास है क्या ये, तो ये अचीव करेगा कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम लोग आपस में ही इतने सक्षम हैं कि अपनी चीजों को डील करेंगे, यही उसका उद्देश्य है। बाहर के लोगों को इंटरवेंशंस करने नहीं देंगे। तो मेंबर स्टेट जो हैं वो लार्ज ट्रेड ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं और फुल इकोनॉमिक और ट्रेडिंग यूनियन बनाए हुए हैं। तो इसकी स्थापना 28 मई 1975 को होती है ट्रीटी ऑफ लागोस के अंदर। याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ लागोस किससे जुड़ा है, तो इकोवास से जुड़ा हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या सर्व करेगा, तो पीस कीपिंग फोर्स भी रखता है, यानी किसी भी स्टेट में इनस्टेबिलिटी और अनरेस्ट आ गया, जब मैं स्टेट का बात कर रहा हूं तो यहाँ पे याद रखिएगा कंट्री को डिनेट कर रहा हूं, क्योंकि जब स्टेट बड़े लेटर से लिखा जाए तो यहाँ पे कंट्री का मतलब हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही चीजें ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे देखा जाएगा और किस प्रकार से ये जो इश्यू निकल के आ रही है नाइजीर कंट्री में कि मिलिट्री ही वहां पे रिबेल कर रही है, उसको यहाँ पे सिचुएशंस को डील करती हुई नजर आएगी। माली, गिनिया, बुर्किनो फासो, नाइजीर रिसेंटली इनमें इकोवास के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर मेंबर कंट्री की बात करें जिसमें सस्पेंडेड भी इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंट्री है। बेनिन, बुर्किनो फासो, केप वर्डो, गाम्बिया, घाना, गिनिया बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, लिबिरिया, माली, नाइजीर और नाइजीरिया। नाइजीर और नाइजीरिया दोनों अलग हैं। सेनेगल और सीरा लियोन और टोगो, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो कि आपको
पता होना चाहिए। नाइजीरिया के देखिए 35 पार्लियामेंट्री सीट हैं अगर बात करी जाए तो इसमें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूना 25 ये इफेक्ट नहीं करेगी आपके चंद्रयान को। रशियन स्पेस एजेंसी यहाँ पे ये बातें बोलते हुए नजर आए। तो लूना 25 भी अब 23 अगस्त को आपके चंद्रमा पर जाकर के लैंड करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। रसिया रोसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है रसिया की, ये जो है अब क्या है 23 अगस्त को ये भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लूना 25 याद रखिएगा, लूना 25 कौन सी कंट्री भेजी है? तो रोसकॉस्मोस। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करी जाए कितने एक्टिव यहाँ पे ऑर्बिटर हैं अभी रिसेंटली, तो बात करी जाए केवल और केवल यहाँ पे बात करी जाए जो ऑपरेटिव हैं, तो जो ऑपरेट कर रहे हैं वो चाइना का U2 सेकेंड रेवर है जो रिलीज किया था चांग 4 से, ये याद रखिएगा। लेकिन 6 एक्टिव लूनर यहाँ पे ऑर्बिटर हैं जुलाई 23 में अगर बात करी जाए तो। 6 रोवर यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन एक्टिव उनमें कौन है? तो एक ही है चाइना का U2, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का अगर बात करी जाए तो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन 5 अगस्त का ये पिक्चर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेंटर यहाँ पे क्या चीजें कर रही हैं? तो ओवरहॉल कर रही हैं ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ। अच्छा, ओवरहॉल का क्या मतलब होता है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, मीनिंग भी यहाँ पे आज देख लेंगे। तो ओवरहॉल का मतलब ये होता है कोई चीजें रिपेयर करना, कोई चीजें सर्विसिंग करना, कोई चीजें थोड़ा बहुत मॉडिफाई और चेंज करना, तो उसी को ओवरहॉल बोला जा रहा है। तो जो आर्चेक लॉ है भारत के, क्रिमिनल लॉ हैं जो बहुत पुराने लॉ हैं जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है, उसमें अब बदलाव आएगा। तो क्या आईपीसी 1860 में आया है, नाम याद रखिएगा। इसका नाम बदल करके क्या किया जाएगा? भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है, नाम बदल दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 में जो आया सीआरपीसी, इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है। 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आया, इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य किया जाएगा। तो यहाँ पे अमित शाह जी ये सब बातें बोलते हुए नजर आए। 3 बिल लेकर के आए हैं लोकसभा में, किस प्रकार से आईपीसी, आईईएस, सीआरपीसी को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम यहाँ पे हिंदी नेम्स ऑफ बिल को लेकर के ऑब्जेक्शंस नजर लाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम जो है यहाँ पे जोक मारते हुए नजर आए हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। जबकि डिबेट यहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पे था। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट के आसपास डिबेट किया, स्पीच दिया, तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट में 2 मिनट बस मणिपुर पे उन्होंने बोला। इतना छोटा समय बोला उन्होंने, और बाद में हंस हंस के अपोजिशन पार्टी की क्या कर रहे हैं यहाँ पे खामियां गिनाते हुए नजर आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं आपके राहुल गांधी। तो मणिपुर सेंसिटिव बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रेप, मर्डर और प्रॉपर्टी लॉस, कैजुअलिटी, डेथ, इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। यहाँ पे एक्शंस लेने की जरूरत है। पार्लियामेंट पेव्स द वे 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग। अब बताइए 28% जीएसटी अब ये इस पे भी लगाने वाली हैं ये। तो ये देखिए फिनांस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमण जी ये अभी बोली हैं 28% उन चीजों पे लगेगा जो यहाँ पे कसिनो हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, इन सब चीजों पे ये लगाती हुई नजर आएंगी 28%। तो 28% जीएसटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लगभग किसी भी देश में इतना हाई जीएसटी नहीं है। भारत में ही इतना हाई जीएसटी क्यों लिया जा रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट, यूके अनाउंस किया गया है फंड करेगा कि किस प्रकार से ये डील करेगा प्रो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। तो खालिस्तानी की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको मैं दूंगा, तब जाकर के यहाँ पे चीजें हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम टोगनेट ने यहाँ पे अनाउंस किया है लगभग 1 करोड़ के आसपास कि ये जो है खालिस्तानी को डील करने के लिए ये फंड लाया जा रहा है ताकि ये खालिस्तानी यहाँ पे इमर्ज आउट ना हो सके। तो खालिस्तान क्या डिमांड करता है? सबसे पहले तो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट सेपरेटिस्ट है। इनको अलग एक जोन चाहिए जो अपना ये देश बना सके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें सिख की बहुतायत है, एथनो रिलीजियस है, और ये खालिस्तान
मांगते हैं। तो किस किसको जोड़ के मांगते हैं? जो भारत का पंजाब रीजन है उसको ये मांगते हैं। तो प्रपोज किए हैं क्या बाउंड्री, तो खालिस्तान ये चीजें बनेंगी इंडिया के पंजाब को लेकर के, पाकिस्तान के पंजाब को लेकर के। अच्छा, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, ये भी चीजें याद रखिएगा आप लोग। भारत में तो पंजाब है ही, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों को जोड़ करके ये बनाएंगे खालिस्तान। और जो इसकी कैपिटल होगी ना, वो शिमला और लाहौर को बनाया जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं अपने ही देश में। तो यहाँ पे क्या चीजें बोल रहे हैं, तो ये सेपरेट सिख स्टेट बनाएंगे, सिख स्टेट बनाने की बातें हैं। तो ये नया स्टेट बनाएंगे भारत के अंदर ही, इस प्रकार का ग्रुप इनका डिमांड कर रहा है। तो ये आज से नहीं है, ये ब्रिटिश एम्पायर जब थी 1940 में, उसी समय से ये डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये खालिस्तान बनाएंगे। 1940 में पंपलेट में ये खालिस्तान टाइटल के रूप में यहाँ पे छापा गया था। पॉलिटिकल सपोर्ट कौन कौन यहाँ पे देता है, तो जो सिख की डायस्पोरा है जो विदेशों में रहती है, ये इस पे सपोर्ट करती हुई नजर आती है। सिख की मेजॉरिटी पॉपुलेशंस यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। 1980 में इसका चरम विकास हो चुका था, 1980 के आसपास। तो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, सिख के जो दंगे होते हैं, याद रखिएगा, ब्लू स्टार ऑपरेशंस 1984 में होता है। और हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है अमृतसर में, वहां पर सिख और इंसर्जेंसी, यही सारे ग्रुप जो है खालिस्तानी जाकर के छिप जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये नाराज हैं और खालिस्तानी यहाँ पे डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट कर, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे खालिस्तानी की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जुल्फिकर अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये बात बोले कि इंडिया पाकिस्तान वार 1971 के अंतर्गत यहाँ पे सारी चीजें आपको, खालिस्तान जो भी चीजें यहाँ पे डिमांड करेगा उसको सपोर्ट कराई जाएगी। लेकिन आज तक ये सारी चीजें सपोर्ट पाकिस्तान करा नहीं पाया है, ये सारी डिटेलिंग बोली जा रही है। अभी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे लाल किला पे ये वाले झंडा आप लोग देखे ही होंगे, ये वही झंडा है जो वहां पे फ्लर किया गया था, जो फहराया गया था। तो ये चीजें हैं, उनको अरेस्ट भी करी गई थी। यूनाइटेड किंगडम के जो अपना इंडियन एम्बेसी है, वहां पर भी ये झंडे फहरा दिए गए थे हटा के, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं, चूंकि आपको अपने ही देश में एक नए स्टेट की डिमांड करी जा रही है। न्यूज और फैक्ट्स की बात करी जाए तो राघव चड्ढा को भी यहाँ पे सस्पेंशन कर दिया गया है राज्यसभा से। तो ये क्या बोल रहे हैं, बीजेपी जो है क्रश कर रही है इनकी आवाजों को। जयप्रदा को 6 महीने के लिए जेल का सेंटेंस कर दिया गया है। ये जयप्रदा सिनेमा की मालकिन थी, चला रही थी। और ये क्यों किया गया है, तो ये फेल की हैं क्या, ईएसआई क्या होता है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सही प्रकार से इंश्योरेंस करवा नहीं पाई, जिसके कारण एम्प्लॉय लोगों की इश्यू निकल के आ रही हैं और इनको 6 महीने की जेल सजा सुनाई गई है इंगमोर, जो कि तमिलनाडु में है, उस कोर्ट के द्वारा। तो मजिस्ट्रेट वहां पे इनको 6 महीने की सजा सुनाता हुआ नजर आया। मऊ, ये मऊ क्या है, मऊ आपका हवाईयन आइलैंड का छोटा सा एक ग्रुप आइलैंड है, वहां पे लगभग 50 से 55 लोगों की डेथ हो गई है। तो किंगडम ऑफ हवाई जो कि यहाँ पे चल रही है, वाइल्ड फायर बहुत भयानक वहां पे आग लगी है, जो कि कई लोगों को चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज वारशिप यहाँ पे कोलंबो में श्रीलंका में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और कोलंबो पोर्ट में डॉक किया हुआ है, यानी वहां पर जाकर के शिप खड़ी हुई है। तो चाइना का वेजल पहले भी आया, ये इंडिया का कंसर्न बन जाता है यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे वो आइलैंड जहाँ पे आग लगी है। तो ये आपका हवाई आइलैंड है, सबसे बड़ा हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। कौवा आइलैंड और निहोया आइलैंड और कौला आइलैंड, होनोलुलु इसकी कैपिटल हो जाती है, लना और कनकाला, ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि आपको पता होना चाहिए किस आइलैंड के ये पार्ट हैं। सोन रिवर की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह एक पेरेनियल रिवर है, यानी 24 महीने बहने वाली रिवर को पेरेनियल रिवर बोला जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक की पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। गौरेला, पेंद्रा, मरवाही डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से ये चीजें निकलती हैं और फाइनली जाकर के गंगा रिवर में पटना के आसपास मिल जाती हैं। सोन रिवर सेकेंड लार्जेस्ट
साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा मानी जाती है यमुना के बाद। ये ओल्डेस्ट रिवर है जो कि कोलिवर ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है इसी के ऊपर। तो पूछ देगा कोलिवर ब्रिज किसके ऊपर बनाया गया, तो सोन के रिवर बनाया गया है, आरा पटना को कनेक्ट करता है। जो भी बिहार के बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कवर करता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर के पटना से मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। अच्छा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होती है? अगर रिवर ये फ्लो इसका रिवर डायरेक्शंस है तो जो इधर से निकल के आ रही हैं और ज्वाइन कर रही हैं वो रिवर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। तो घाघरा रिवर, झोलिया रिवर, छोटी महानदी रिवर ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। राइट ट्रिब्यूटरी बानस रिवर, गोपाद रिवर, रिहांद रिवर और कन्हार रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी जानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये रिवर जो कि ज्वाइन कर रहा है, तो निकल रहा है यहाँ से और आपके निकलने के बाद ये चीजें कहाँ से सोन निकल के आ रही है, ये आपके पटना के आसपास आकर के चीजें मिल जाती हैं गंगा में। तो गंगा आप फाइनली जाकर के कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा किसकी? गंगा की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये ग्लोसरी थी जो कल मैं दिया था, आज भूल गया। चलिए इसी को रिवीजन कर लेते हैं। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? कंट्राडिक्शंस और कंट्राडिक्शंस, इनकंसिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुइटी, एनोमली, कॉन्फ्लिक्ट, एब्सर्डिटी, ओडिटी, इनिग्मा। एंटोनिम्स की बात करी जाए जो कि विपरीत शब्द, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जो और सिंप्लिसिटी, कन्फर्मिटी। ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी डिटेल यहाँ पे आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।